सैफई में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोगों में जो मैंने वहाँ पर मैं लगातार रहा, 2-3 दिन तक लगातार मैं रहा, तो मैंने बहुत लोगों के मुंह से कुछ ये ऐसी चर्चा भी सुनी कि जो आखिरी दौर था मुलायम सिंह जी का, जो जीवन के उनके जो ये पिछले 5-7 वर्ष थे, ये बहुत क्लेशपूर्ण थे। वो बहुत दुखी थे अपने परिवारीजनों से। आप चूंकि उनके पास उठते बैठते रहे और मुलायम सिंह सार्वजनिक रूप से आपको अपना गुरु माना करते थे, तो कभी इन विषयों पर आपकी चर्चा हुई है कि क्या ये जो दौर था किस तरह से मुलायम सिंह के इर्द गिर्द घूमता रहा और जो लोगों को ये कहने का मौका मिल गया कि जो आखिरी दिन थे उनके वो अच्छे नहीं गुजरे, कुछ ऐसा था? नहीं, वो अब उन पारिवारिक जहाँ वो होता है विवाद, वहाँ दुखी तो होता ही मनुष्य, और वो भी रहे। लेकिन चूँकि हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे सबसे संबंध बराबर के थे, हमारे लिए सब बराबर थे, तो इसलिए हमने उसमें कभी ज़्यादा नहीं की। लेकिन हाँ, 2017 के चुनाव में हमने अखिलेश जी को और शिवपाल सिंह जी दोनों को से बात करके नेताजी के यही कहा कि नेताजी की बीमारी ठीक हो जाए। तो इसलिए वो है, दुखद है। लेकिन इसके अलावा भी उन्हें बीमारी भी थी, डायबिटीज़ भी थी उनको, और कई बीमारियां थी, हो गई थी। तो इसलिए वो ये बनेंगे, ये तो दुख होंगे ही होंगे, लेकिन शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे। भूलने की आदत उन्हें हो गई थी, एक ही बात को कई बार कह देते थे। मुलायम सिंह जी ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत सौंपी है। मैं अक्सर देखा करता हूँ टीवी में, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो अखिलेश जी को मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे नेता खड़े रहते हैं और वो पूरे समूह में आकर अलग से आपके चरण स्पर्श करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस राजनीतिक विरासत को? क्या अखिलेश वो आयाम दे पाएंगे जो मुलायम सिंह यादव ने दिया है? बहुत मैं सच्ची राय आपसे। देखिए, मैं बताऊं कि गांव की जो संस्कृति है, जो सैफई की संस्कृति है, वो हमेशा से ये रही बड़ों का आदर करना। आपने देखा होगा कि दुनिया में कई मुलायम सिंह हों, लेकिन त्यौहार के दिन अपने सैफई पहुंच जाते थे, चाहे होली हो, दिवाली हो, और होली तो उनके यहाँ मशहूर होती थी। ये गुण अखिलेश में भी है। तो अगर वो हमारा सम्मान करते हैं तो मुलायम सिंह ने भी किया, और शिवपाल सिंह ने भी किया, रामगोपाल ने भी किया, राजपाल ने भी किया, उनके यहाँ के हर आदमी ने किया, जो भी उनके बच्चे हैं और मतलब हैं। तो वो तो उनका बड़प्पन है। मैं राजनीतिक विरासत की बात कर रहा हूँ, जो मुलायम जी की राजनीति और अखिलेश की राजनीति में क्या बुनियादी अंतर है? राजनीतिक, देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि आप छोड़ दीजिए, अखिलेश से ज़्यादा प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के पटल पर, या तो उड़ीसा वाला जो नवीन पटनायक, वो इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर वगैरह वो है, विदेशों पढ़ा, या अखिलेश है जो विदेशों पढ़े हैं, जिन्होंने विदेशों की राजनीति भी पढ़ी है, इंजीनियर भी हैं। इन्हें कोई इंजीनियर धोखा नहीं दे सकता। अब मैं कहना नहीं चाहता, राजनीतिक कारणों से नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने एक सड़क बनाई लखनऊ आगरा, आज तक जैसी की तैसी है। योगी जी के ज़माने में 2 सड़कें बनी, एक पूर्वांचल वाली और एक वो, दोनों एक ही बरसात में उखड़ गई। क्यों? क्योंकि इंजीनियर वगैरह ने इन्हें ये धोखा इनको दे सकते हैं, अखिलेश को नहीं दे सकते थे। उस दृष्टि से देखें तो मैं जो मानता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और क्या कारण रहे हों, लेकिन अखिलेश बहुत प्रतिभा संपन्न है। लेकिन ये बात सच है कि अगर परिवार में एका नहीं हुआ तो जो नेताजी के जो के जाने के बाद जो एक भावुक समर्थन जनता का समाजवादी पार्टी को मिला है, उसको फ़ायदा उठाने के लिए इस पूरे परिवार को एक होके चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस वर्तमान सरकार के जो कुनीतियां हैं उनसे छुटकारा पा सकें। ये ऐसा इतिहास में कभी इस प्रकार का युग नहीं आया जिसमें आज ही के अखबार में है कि भोकोरी में 107 नंबर पे आ गए,
डॉलर से रुपया रोज पिट रहा है, 82 हो गया। जब इसके बहुत कम लोग अंतर जाने, जितनी महंगाई, जितना डॉलर रुपए का भाव कम होगा महंगाई बढ़ेगी, जितना रुपए का भाव कम होगा डॉलर की तुलना में उतना गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ेगी। अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा और गरीब हो जाएगा। तो इसलिए ये बुरी बात है। जितनी जो हालत है बेकारी की, बेरोज़गारी की, आप ट्रेनों में देख लीजिए आजकल जो है कि पूरे ट्रेन में लड़के दौड़ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, और 6-7 बड़े बड़ी परीक्षाओं के पर्चे आउट हो गए। तो ये जो बेकारी, बेरोज़गारी और भुखमरी, गरीबी, 56 करोड़ लोग सरकार के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे, जिन्हें जो सरकार से अन्न की अपेक्षा करते हैं जीवित रहने के लिए। लेकिन सरकार कहती है कि हमारी जो विकास दर है वो 13% से ऊपर हो गई है। अब 13% में से उसमें ऊपर के 10 आदमियों की तनख्वाह निकाल दो, फायदा जो लाभ उन्हें हुआ, ऊपर के 10 बड़े पूंजीपतियों का, तो आपकी विकास दर जो है वो माइनस चली जाएगी। तो ये झूठे आंकड़े हैं। इसी तरह से शिक्षा के झूठे आंकड़े हैं, इसी तरह से बेरोज़गारी के, गरीबी के। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम इतने लोगों को रोटी दे रहे हैं, उनसे फिर ये भी कहते हैं कि हम नमक इसे अदा करो, यानी इसका मतलब है हमें वोट दो। तो अगर वोट देने के लिए रोटी दे रहे हैं तो ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि इसको हम कहते हैं लोक कल्याणकारी डेमोक्रेसी है। ये लोक हितकारी राज्य होना चाहिए। आपसे मैं जब भी बात करता हूँ तो वो लहजा आपका इतना दिलचस्प होता है कि कई बार हम जो सवाल करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आते समय गाड़ी में अपने पेज पर अपडेट किया कि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी से। तो कुछ लोगों ने नीचे वहाँ कमेंट किया कि मेरी तरफ से एक सवाल वहाँ पूछना, जो अयोध्या कांड हुआ है, कार सेवकों पर जो हमेशा से नेताजी पर आरोप लगता रहा है, इसकी सच्चाई क्या थी? आपको लगभग, मुझे पता है कि स्थितियां मालूम होंगी, क्या था वो सच? एक बार हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए ताकि चीजें स्पष्ट हो सकें। देखिए, उसमें मैं ये मानता हूं कि मुलायम सिंह या उनकी सरकार बिल्कुल का कोई दोष नहीं था। वहां पर जो रथ यात्रा हो रही थी और जो विवाद चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट स्थगन आदेश था, और ये था कि यथा स्थिति रखी जाए, यानी वहां कोई छुए नहीं, जो चीज है उस ढांचे को न कोई छू पाए। और मुलायम सिंह में एक बात है, जो कहते हैं सो करते हैं, इस बात का उनके चरित्र का दुनिया जानती है। उन्होंने वायदा किया कि हम नहीं करने देंगे और उन्होंने नहीं करने दिया। जब उन्होंने पुलिस से कह दिया कि कोई किसी भी तरह से उसको ढांचे को कोई, तो कुछ लोग बहकाए हुए रथ यात्रा के और जो वो उस पर ढांचे पे चढ़ के उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो वहाँ की जो पुलिस थी उसने गोली चलाई, 17 लोग मारे गए। और उनके, बल्कि मैंने तो लोकसभा में भी कह दिया था आडवाणी जी से कि 18वां नाम अगर आप बता दें तो आप राजनीति छोड़ दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप क्यों ये कहते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतने मारे गए, यूँ हुआ। तो एक तो वो गलत प्रोपेगेंडा किया गया क्योंकि चुनाव नज़दीक था। दूसरी बात यह है कि उसमें मुलायम सिंह की क्या गलती थी? स्थगन आदेश था तो मुख्यमंत्री की, तो कानून ने कह दिया, तो किसकी जिम्मेवारी है स्थगन आदेश को लागू करना? वही था एक बात। दूसरी बात यह कि उनके मन में बिल्कुल नहीं था। और जो बाद में कल्याण सिंह जी ने भी के ज़माने में भी उन्होंने भी आश्वासन दिया कोर्ट को कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर आदमी नहीं भेजा और उन्हीं के ज़माने में टूटा। और उसमें कुछ पत्रकार तो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरसिंहा राव की भी सहमति थी उस समय। तो इसलिए, लेकिन मुलायम सिंह में ये राजनीतिक दोहरा चरित्र नहीं था। वो जो कहते थे सो करते थे। उसमें मैं ये मानता हूँ कि उनको कुछ भी नहीं कहा। आपको इसमें एक और घटना हम बता दें कि ये घटना बहुत कम लोगों को मालूम होगी। एक संतोष भारती फर्रुखाबाद से MP हुआ करते थे।
उन्होंने दिवाली से एक दिन पहले हमको फ़ोन किया कि आप बीपी सिंह साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो हमको दिल्ली गए, दिल्ली में हमको आदेश दिए गए कि आप मुलायम सिंह जी से बीपी सिंह जी की बात करवा दें। मुलायम सिंह फ़ोन नहीं उठाते उनका। और रामलाल राही एक थे राज्य गृह मंत्री, वो गए थे मुलायम सिंह जी के पास के इन साधुओं को जो उन्होंने पकड़ रखे थे, जो हिंदू महासभा के और जो साधु थे जो उपद्रव करते थे, करवाते थे, तो उनको मुलायम सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था। तो वो रामलाल जी के कहने से भी उन्होंने नहीं छोड़े। फिर जब बात करनी चाहिए बीपी सिंह ने तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मुलायम सिंह ने। ये मुझको बताया गया। तो दो बातें मुझसे कही गई कि एक बात करवा देना और एक। फिर हम गए तो मुलायम सिंह जी से हमने कहा, हमने कि ऐसे ऐसे हमको भेजा प्रधानमंत्री जी ने आपके पास, तो इनको छोड़ दीजिए साधुओं को। उन्होंने कहा ये सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे। बीपी सिंह ने कहा था कि हम उन्हें बातचीत के लिए बुलाते हैं तो वो तो कहते हैं हमारे सब लोग गिरफ्तार हैं, तो हम बातचीत किससे करें। तो हमने कहा मुलायम सिंह से, हमने कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि अगर मुलायम सिंह छोड़ देते साधुओं को तो हो सकता है कि बातचीत से कोई हल निकल आता। तो जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आप इतना बड़ा अपने ऊपर इल्ज़ाम क्यों लेते हैं। तो वो बातचीत होती रही, वो सोचते रहे। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा तो हम छोड़ देते हैं आपके कहने से, लेकिन मेरी बात नोट कर लेना कि ये सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये कोई नहीं जाएगा बातचीत करने। और ये तो हमने कही कि अब है लेकिन अब जब फिर उसके बाद हमने बात क्यों नहीं करते आप। बोले बात ये उन्होंने जो कहा हमसे वही हम बता रहे हैं आपको। उन्होंने कहा कि ये जो बीपी सिंह हैं इनको ये भ्रम है कि अभी तक ये हुआ आज तक के इतिहास में कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसे प्रधानमंत्री बनाता था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो प्रधानमंत्री जिसको बना देता था सोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हो जाता था। यहाँ मामला दूसरा है, हमने इनकी मदद की है प्रधानमंत्री बनने में, और हमने ये चुनाव जो हम मुख्यमंत्री बने हैं वो हमने अजीत सिंह से चुनाव लड़के खुद अपनी दम पे लड़े हैं। तो इसलिए इन्होंने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमने तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाने में मदद की है। और अब जब हम टेलीफोन करते हैं तो इनके ये वो कह देते हैं कि सेक्रेटरी वो नहीं है, तो हमको भी आ गया, हमने भी फिर उठाना बंद कर दिया। हम जानते हैं कि ये बात कहेंगे हम, तो इसलिए तो हमने कहा आप बात कर लीजिए। फिर बात हुई दोनों लोगों की और वो साधु सब छोड़ दिए गए, और वो साधु छोड़ दिए गए उसका नतीजा ये हुआ कि वो गोली चली। तो उसमें मुलायम सिंह को मैं बिल्कुल निर्दोष मानता हूँ, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें बहुत ऊपर के लेवल की बड़ी साजिश थी सब मामलों में, और मुलायम सिंह को हटाने का षड्यंत्र था। तो फिर गोली चली। तो मुलायम सिंह ने जब इस्तीफ़ा दिया है विधानसभा में अपना, तो जो भाषण है उसमें उन्होंने ये घटना को पूरा कहा है कि उदय प्रताप सिंह को मेरे पास भेजा, उनकी बात मैं मानता हूँ, और इसमें उनके कहने से मैंने साधुओं को छोड़ा, और इस तरह से फिर ये वो वंडर हुआ। तो ये थे वो तमाम सवाल जो मुलायम सिंह की राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन से जुड़े थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। आप अपनी कविता से या अपने शब्दों में उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैंने तो फेसबुक पर भी एक कविता डाली थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा राजनीतिज्ञ मैंने अपने लंबे जीवन में नहीं देखा, जिसकी सबसे बड़ी कला ये थी कि आम आदमी का दिल जीतने की हुनर तो उन पर था ही, लेकिन वो अपने विपक्षियों को भी अपना मित्र बनाने का उन जैसा हुनर जो कि प्रजातंत्र में बहुत आवश्यक है, वो मैंने नहीं देखा। और यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि हम इस डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, उनको सुरक्षित रखें। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी भी आजकल ख़तरे में है, और संविधान का जिस तरह पालन होना चाहिए नहीं हो रहा। प्रेस का जो रोल है चौथे खंबे का डेमोक्रेसी में, वो ठीक से अदा नहीं हो रहा, किया जा रहा। प्रेस भी गोदी मीडिया कहलाती है आजकल। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थीं वो सब कमज़ोर हो गई हैं। वो स्वतंत्र काम, यहाँ तक कि कुछ लोग तो शक करते हैं न्यायालय तक पर कि जी। और दूसरी ये है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको निजी हाथों में सौंपना, ये बहुत गलत है।
तो ये आज जो हमला हो रहा है ये देश के ऊपर हमला है, संविधान के ऊपर है। इससे बचाने के लिए हमें मुलायम सिंह के रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैंने श्रद्धांजलि देते हुए कविता लिखी थी, घोर निराशा में आशा का दीप जलाकर चले गए, दीन दुखी के जीवन में उम्मीद जगाकर चले गए, गांधी लोहिया के सपनों की याद दिलाकर चले गए, सबका हृदय जीत लेने की कला सिखाकर चले गए, सहमत और असहमत पर एक सेतु बनाकर चले गए, किंतु शिकायत है असमय में हाथ छुड़ाकर चले गए। ये मैंने कविता लिखी थी। एक घटना में याद जो आप कह रहे थे कि कवियों की उन्होंने हर तरह मदद की। वो खूब जानते थे कि ब्रजेंद्र जी और उर्मिलेश जी, विजेंद्र अवस्थी जी और उर्मिलेश जी दोनों कोई समाजवादी सोच के लोग नहीं थे उन्होंने, लेकिन कवि बड़े थे। तो उनको जब उनके दोनों की मृत्यु पर उन्होंने मुलायम सिंह ने उनको राजनैतिक राजकीय सम्मान के साथ उनकी दाह संस्कार करवाया। और यश भारती घोषित हो गई थी लेकिन मिली नहीं थी उनको। मैं इनको उर्मिलेश जी को, तो वो बाद में उनको घर पहुंचाई। तो ये उनका अदम गोंडवी जिन्होंने उनके तस्कर हैं, उनको भी जब बीमार पड़े तो उन्होंने खुद अखिलेश को कहा था कि आप जाके पीजीआई में भर्ती कराइए। और वो और वहाँ ये कहा गया था कि जो भी खर्चा होगा वो सब उन्होंने दिया और उनकी बीमारी का है इलाज कराया। फिर जब अखिलेश जी गए वहाँ पर उनके गांव, तो अखिलेश जी ने हमें फ़ोन किया कि हम इनके गांव आए हैं, तो हम कुछ इनको मदद करना चाहते हैं। तो हमने कितनी करना चाहते हैं आप? तो कहा गया हम 1 लाख दे देंगे, 5 लाख। हमने कहा 1 लाख नहीं, 5 लाख दे दीजिए। तो 5 लाख रुपए दे के आए। तो ये जो इस परिवार में जो कवियों का और कलाकारों का वो था, जो यश भारती में जो अखिलेश जी ने सबको 50,000 रुपया जो दिया था, तो वो इस सरकार ने बंद कर दिया। तो ये कवियों का और उसका सम्मान तो उस सरकार ने बहुत किया। तो हमारे साथ थे उदय प्रताप सिंह, जिनका लंबा राजनीतिक सफर मुलायम सिंह जी के साथ रहा। उन्होंने उनके जीवन से जुड़े हुए वो तमाम सारे किस्से सुनाए जो उनके जहन में पेवस्त थे। आप सुन रहे थे प्रशस्ति स्टूडियो पर कुमार मनोज के साथ श्री उदय प्रताप सिंह। ऐसे ही देखते रहिए और पसंद करते रहिए हमारे वीडियोज़ को।